अखंड विद्याश्रम में आपका स्वागत है। फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इम्पेकेबलिज्म, अखंडता का प्रतीक, फर्स्ट विश्वविद्यालय जिसमें हर चीज संपूर्णता से, पूर्णता से, अखंडता से दुनिया को पेश की जा रही है। दुनिया की आज सबसे बड़ी समस्या ये है, जो भी हम ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान, अखंडता को देखते हैं, उस सब में संपूर्णता नहीं है। चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, जस्ट ऑल द जितने भी साइंटिफिक सब्जेक्ट्स हैं, सब में गलतियां देखता हूँ। मुझमें वो नहीं है जो मैं देखना चाहता हूँ, जब दुनिया को जानना चाहिए, जिसमें किसी किस्म का कोई भी अधूरापन ना हो। और जितनी भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरी जितनी भी रिसर्च है, जितनी भी मेरी किताबें हैं, जितने भी सिंबल्स हैं, वो मैथमेटिक्स में हैं, वो सब दिव्यांग के आधार पे हैं और दुनिया को वो दिखाना चाहते हैं जिसको जानकर दुनिया में अखंडता आ जाए। स्कूल की जो विद्यार्थियों को जानने की शक्ति है, वो ज्ञान है, वो विज्ञान है, वो प्रज्ञान है, वो अखंडता है। हम बच्चों को वो ज्ञान नहीं दे रहे हैं जो हमें देना चाहिए, जिसके आधार पर दुनिया एक सुरक्षित बन सकती है। और आज पिछले कुछ दिनों में भारत में नीट एग्जामिनेशन पे बड़ी समस्या आ गई है, जिसके आधार पे तर्क वितर्क करते हुए हम उस स्टेज पे आ गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी जो विषय दिया है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है या स्टूडेंट कर रहे हैं, सब में इतनी गलतियां हैं, किसी ने भी सत्य को जानने की कोशिश नहीं की है। मगर इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैं शुरू से ही वो ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान की बात करता हूं जो दिव्यांग के साथ जुड़ा हुआ है, जिसे जानकर दुनिया सत्य। इसलिए कल मैं नीट पे अपनी परिभाषा, अपने ख्याल, अपने विचार, अपने जीवन की अनुभूति के आधार पे दुनिया को पेश करना चाहूंगा कि मैं जहां तक दिव्यांग तक कैसे पहुंचा हूं और मेरा सफर पिछले 60 साल का क्या है, वो दुनिया के साथ एक सीक्वेंस की तरह, एक सूत्र की तरह, अखंड सूत्र के तरीके से दिखाना चाहूंगा। तो कल तक इंतजार कीजिए। मगर ये आज का विषय भी उसी चीज को लेकर है कि हमें इस किस्म का ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान है जिससे किसी किस्म की कोई त्रुटि ना हो। तो इसमें मैंने डीएनए को दिव्य अंक लगाकर पेश किया है। मैंने उसे प्रीफिक्स कर दिया है या सफिक्स अखंड कर दिया है, ताकि इसमें एक अलग किसी की परिभाषा बने, वो जाने जो हर तरीके से संपूर्ण हो, अखंड हो और किसी किस्म की कोई कमी ना हो। हमें स्टूडेंट को वो ज्ञान देना है जो स्कूल से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, रिसर्च से हर लेवल तक संपूर्ण हो। और मैं स्कूल में, कॉलेज पे जाता हूँ, स्कूल पे जाता हूँ, जब भी देखता हूँ, मैं हर स्टूडेंट, हर टीचर, हर अध्यापक, हर विद्यार्थी, हर प्रिंसिपल, हर जगह यही कहता हूँ कि जो भी ज्ञान दिया जा रहा है स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक और रिसर्च तक भी अधूरा है। इसलिए मॉडर्न साइंस आज भी एक एवोल्यूशनरी तरीके से देखी जा सकती है कि आइंस्टाइन को 100 साल पहले नोबेल लॉरेट कहते हैं, अवार्ड मिलता है, और 100 साल बाद दूसरे आके उसको भी गलत कर देते हैं। यही हाल हर साइंटिस्ट का है, हर मैथमेटिशियन का है, हर रिसर्चर का है, हर लेखक का है। वो गलतियां हमें निकालनी है, वही गलतियां मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। उस विषय में कल के वीडियो में जो मेरी ऑटोबायोग्राफी है, बचपन से लेकर आज तक, उसको दिखाने की कोशिश करूंगा कि उसके आधार पे हम नीट के लिए किस किस्म की विचारधारा दुनिया के सामने पेश कर सकते हैं। आज के दिन एक 2-3 पॉइंट में दिखा जाऊंगा। नीट की समस्या एक एग्जामिनेशन कारण के नहीं है, यह फ्रॉड के कारण नहीं है, यह अधूरे कारण नहीं है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो भी ज्ञान हम स्टूडेंट को दे रहे हैं, वो सारे का सारा ही गलत है। उसके जो सवाल हैं वो भी गलत आधार पे हैं, जो जवाब हैं वो भी गलत आधार पे हैं, जो किताबें हैं ना तो एनसीईआरटी ने लिखी हैं, ना दुनिया की किसी संस्था ने ऐसी लिखी हैं कि जिसमें संपूर्णता हो। सो सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि हमें चाहिए कि हमारी किताबों में अखंडता आए, और वही विषय पे मैं काम कर रहा हूँ और मेरा कोई दूर चार नहीं है। अखंड विद्याश्रम का यही है। इसलिए मैं सबसे पहले यही कहता हूँ कि ये दुनिया का पहला अखंडता का विश्वविद्यालय है, और इसमें वही दिखाना चाहता हूँ जो संपूर्ण है, वो दिव्य के साथ है, अखंड के साथ है, और कुछ नहीं है।
और सारी गलतियां मैं निकालने की कोशिश कर, और क्योंकि मेरा धर्म है, मैं एक स्टूडेंट ही हूँ और स्टूडेंट के तरीके से धर्म निभा रहा हूँ कि मैं हर स्टूडेंट को मुकम्मल, कंप्लीट, संपूर्ण, अखंड देखना चाहता हूँ। आप इस चीज को लेकर परफेक्ट ह्यूमन बी डबल हेक्स क्या है, कैसे जानना चाहिए, और किन लोगों को इस पे नोबेल प्राइज मिला था, उन्होंने क्या किया था, उनके दोस्तों ने क्या किया था, उससे आगे क्या हुआ है, उसमें कितना अच्छा है और कितना और अच्छा होके और धीमे उसको कितना संपूर्ण बना सकता है, यही दिखाने का एक मेरा प्रयत्न है। मैं इसे आप नीट की तैयारी के लिए भी देख सकते हैं कि हमें सब्जेक्ट को पहले कंप्लीट बनाना है। जो गलत है, हमारी किताबें ही गलत हैं तो एग्जामिनेशन कोई भी होगा गलत होगा। और उसके बाद भी मैं आज से बचपन से लेकर एक ही चीज मानता हूँ कि एमसीक्यू जो भी हैं वो संपूर्ण नहीं हो सकते हैं, यस एंड नो में आंसर नहीं है। आज तक सारे के सारे लोग मुझ पे एक ही चीज पे खफा हैं कि आप जो भी विषय आता है उस पे आप घंटों तक बात करते हैं, यस और नो में नहीं दिखा सकते हैं। और मैं जानता हूँ यस और नो में कोई आंसर नहीं है। जब तक तर्क वितर्क नहीं करें, उसके हर पहलू को जानने की कोशिश नहीं करेंगे, हर 10 पहलुओं को जानने की कोशिश नहीं करेंगे, तो हमें ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान, अखंडता तक नहीं जा सकते। हमें वो सारी चीजें निकालनी पड़ी जो हर तरीके से गलत हैं, और पूरे दुनिया का ज्ञान गलत 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 ही है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, अखंड सूत्र को छोड़कर, या अखंड को छोड़कर, या दिव्य को छोड़कर, बाकी सारी की सारी किताबें में गलतियां हैं जो आज के मैथमेटिकली कंक्लूसिव नहीं है, सिंबॉलिकली कंक्लूसिव नहीं है, अप्लाइड रिसर्च में नहीं है। वो एक विचारधारा है जिसपे हमें रिसर्च करनी। अगर हम अपनी रिसर्च को दिव्यांग से शुरू करते हैं तो संपूर्णता दोबारा आ जाएगी। वो एक विषय नीट के लिए मेरा पहले है। दूसरा, एग्जामिनेशन में मैं आज भी चाहूंगा कि गवर्नमेंट, और मैं शुरू से यही कहता रहूं, जो एसेज हैं, शॉर्ट नोट्स हैं, उस पे भी लिखने का एक अधिक कोशिश होनी चाहिए। और दूसरा, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की इतनी जरूरत नहीं है, मगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मगर एक लेखक ऐसे की तरह शॉर्ट नोट्स जिसमें हर स्टूडेंट को जो भी सीखा है, जाना है, पहचाना है, उसे पेश करने की कोशिश कर लीजिए। ये गेस वर्क नहीं होना चाहिए। ये स्टूडेंट को ये नहीं देखा कि मैं ये जवाब देता दो दो तुम्हें नंबर मिल जाएंगे, उससे कोई फायदा नहीं है। जो भी स्टूडेंट गलती से नंबर लेते हैं या गोटा मार के लेते हैं, उसका ना अपना कल्याण होता है ना दूसरों का कल्याण होता है। और मेडिकल प्रोफेशन तो ऐसा प्रोफेशन है जिसमें हमें लोगों को जीवन भर के लिए प्रिवेंटिव मेडिसिन, सुरक्षित रखने का तरीका सिखाना चाहिए। कर्टेलिंग एजिंग का होना चाहिए, रिवर्स एजिंग का होना चाहिए। अगर आप 70, 80, 90, 100 साल के भी हों, आप 20-21 साल की तरह ही काम करें। मैं भी 70 प्लस का हूँ। मैं जो काम करता हूँ किसी 21 साल से कम नहीं है। चाहे मेरी वॉक हो, चाहे मेरी टॉक हो, चाहे मैं लेखक हो, कुछ भी हो, आज भी मुझे वही इंथुजियाज्म है जो आज से 50 साल पहले था। वो कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि अखंडता ही प्रतीक है। अब इस चीज को लेके हम समझने की कोशिश करते हैं, आगे चलते हैं। सबसे पहला मेरा धर्म है कि इम्पेकेबल विजडम होना चाहिए, अखंडता होनी चाहिए। और मेरी ग्रेटेस्ट अनमोल आविष्कार दिव्यंक है, जो दुनिया में पहली बार 2015 में मैंने दिया है, जिसके आधार पे फर्स्ट टाइम क्रिएशन 22/21 है, 10 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है, और 0.34419 थर्ड स्टेज है। जिसने इसको जान लिया, वो कुदरत के हर चीज की प्रोडक्शन को, बनने को और संपूर्णता को समझ सकेगा। अब इसके आधार पे ही हम हर चीज में करेक्शन ला सकते हैं, रिसर्च ला सकते हैं, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मगर लोगों को विश्वास करना पड़ेगा। रिसर्च के आधार पे दुनिया जो पेश करेगी वही है। और कल के वीडियो में भी मैंने नर्नेस्ट इक्वेशन को यही कहा था कि नर्नेस्ट ने आज से 70 साल पहले जो नोबेल प्राइज जीता था, उन्होंने 61 का लॉग इस्तेमाल किया था। अब साइंस ने 61.54 तक लेके आ गए हैं। मैं जानता हूँ 61.8034 करेक्ट है। अगर उसके आधार पे हम करते हैं तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ ऑल द एक्साइटेड सेल्स परफेक्ट बन जाएगा। हमें परफेक्शन चाहिए। जे तू मैं जे वो कुछ नहीं चाहिए। हमें यूनिफॉर्म सिलेबस सब स्टूडेंट को, पूरी दुनिया को देना है।
उसके आधार पे उनको इस तरीके से एवेल्युएट करने की उसने कितने जाना है, पहचाना है। ये एमसी क्वेश्चन से कोई कुछ नहीं होने वाला है। यू शुड हैव एसेस, मगर ऐसे में सारे आंसर 10 पॉइंट्स में होने चाहिए। एक शॉर्ट नोट हो और 10 पॉइंट के 10 पॉइंट उसमें उभर के आने चाहिए। जब वो कर पाएंगे, हमें एमसी की जरूरत नहीं है, ये यस नो का कोई फायदा नहीं है। वही जरूर है, क्योंकि वो दिखा देंगे उसे 10 के 10 पॉइंट याद रहते हैं या नहीं रहते हैं। जो दिमाग में रखता है वही जवाब दे पाएगा। जो एक दो से गोटा मार के करने से कोई फायदा नहीं है। वहीं पे दिव्यांग एक अच्छा काम करेगा। ये 10 स्टेजेस हैं और हर तरीके में यही मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे चलते हैं। अब अखंडता इस सिंबल में भी वही 22/21 है जो बाहर देख सकते हैं। इसी में वो 10 स्टेजेस हैं, इसी में भी पंचभूतास हैं। सब कुछ यही है, यही वेद बता रहे हैं, यही उपनिषद बता रहे हैं, यही मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूं कि यही ब्राह्मणिक जो मैथमेटिकल डिजाइन है उसे दुनिया को जानना है। ये ब्राह्मणों ने किया था, मगर अफसोस की बात है कि आज के ब्राह्मण वो करते नहीं है। वो कहाँ छुप गए हैं मुझे पता नहीं है। मैं आज भी कहता हूँ मैं जन्म से ब्राह्मण हूँ, कर्म से ब्राह्मण हूँ, धर्म से ब्राह्मण हूँ, और वही काम कर रहा है जो ब्राह्मण को करना है। ब्राह्मण को एक अच्छा स्टूडेंट बनना है, अच्छा टीचर बनना है, अच्छा रिसर्चर बनना है, अच्छा लेखक बनना है। दुनिया का मार्गदर्शन सिर्फ ब्राह्मण ही कर सकते हैं और कुछ नहीं करते। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो अच्छे स्टूडेंट हैं, अच्छे टीचर्स हैं, अच्छे रिसर्चर्स हैं, अच्छे लेखक हैं, जो दुनिया का कल्याण करते हैं। वो किसी भी जन्म से हो, धर्म से वो ब्राह्मण बने, उसी चीज को लेकर मैं दुनिया के सामने पेश कर रहा हूं। अब आगे चलते हैं। और मैंने यही कहा था, एक प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ में यही है कि हमें फिजिकली हेल्थी होना है, इमोशनली स्टेबल होना है, फाइनेंशियली वेरी पावरफुल होना है, सोशली रिलेवेंट होना है, रिलीजियसली टॉलरेंट होना है, स्पिरिचुअली हमें कनेक्टेड होना है। जब ये ऑब्जेक्टिव 10 हैं जो कुदरत के साथ हमें संपूर्ण ले जाते हैं, वो करना है, तो उसके लिए दिव्यांग और अखंड को जानना जरूरी है। मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब अखंड में जो भी इंफॉर्मेशन दुनिया में है, शुरुआत में डेटा इंफॉर्मेशन नॉलेज उभर के आता है, जो कंफ्यूजिंग हो सकता है, हमें गुमराह कर सकता है। मगर मुझे पता है कि जब हम उस पर तर्क वितर्क करना शुरू करेंगे, उसमें पहले एक फिलॉसफी आएगी, विचारधारा आएगी। इसलिए हम पीएचडी को भी पीएचडी डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी कहते हैं। वो गलत नहीं है, मगर उसके बाद रिसर्च करने के बाद उसमें जो साइंस उभर के आती है, डीएससी है, डॉक्टरेट ऑफ साइंस है, उस तक जाना है। उसके बाद उसमें जो रिलेटिव वर्ल्ड है उसको देखना है, फिर उसमें विजडम को ढूंढना है, उसमें रोशनी को देखना है, एनलाइटनमेंट को देखना है, उसमें अखंडता देखनी है। वही अखंड ज्ञान है। जिसने अखंड ज्ञान को देख लिया वो सारी सृष्टि को समझ जाएगा। शायद यही हितोपदेश का यही है, विद्या ददाति विनयम विनयात जाति पात्रता पात्रता च धन धर्म सुखम। अगर दुनिया में सुख चाहिए तो आपको अखंड विद्या ही चाहिए। वही शुरू है, वही दिखाने की कोशिश करना। और दूसरा, एज ए स्टूडेंट, टीचर, रिसर्चर, मेरी एक ही कोशिश है, जो भी आपने सीखा है दुनिया को समझाइए, पब्लिश और पेरिश। मगर अफसोस की बात है कि हमारे ही ब्राह्मण लोग जो सब जानते थे, उन्होंने कभी किसी को सिखाने की कोशिश नहीं की। अपने परिवार के लिए उन्होंने बांध के रख दिया और वो खत्म हो गए, उनका परिवार खत्म हो गया, वो ज्ञान भी खत्म हो गया है। आज दुनिया को दोबारा हमें दिखाना है कि ब्राह्मण विद ब्राह्मण बन के सारी दुनिया को दे, वासुदेव कुटुंबम की तरह समझें, तो हम अपना भी कल्याण कर सकते हैं, दुनिया का भी कल्याण सकते हैं, और दुनिया में शांति आ सकती है अगर हम ब्राह्मण की तरह काम करें। वही एक चीज है। अब आगे चलते हैं। और मेरा मानना है कि अखंड भारत ने दुनिया को ऋषि परंपरा दी है। ऋषि परंपरा मतलब वो स्टूडेंट जो हर तरीके से मुकम्मल तरीके से, संपूर्ण तरीके से अखंडता को जानना चाहता है। जो समझता है वही ऋषि है, जिसमें सोचने विचारने की क्षमता है, तर्क वितर्क करने की सोचते हैं, गलत और के अच्छे के फर्क जानने की कोशिश है, जो हंस की तरह दूध में से पदार्थ निकाले और पानी को छोड़ दे, और सरस्वती जी की तरह ज्ञान विज्ञान प्रज्ञान को अखंडता ले जाए, वही एक ऋषि है। वो एक लेवल है। उसके बाद जब उसमें ज्यादा संपूर्णता के एक स्टेज आ जाती है तो उसे हम महर्षि कहते हैं। उसके बाद जो उससे बड़ा है, जो ब्राह्मण को जानता है, उसे हम ब्रह्म ऋषि कहते हैं। ऋषि
महर्षि ब्रह्म ऋषि को सनातन धर्म ने पहचाना है, मगर मैंने एक नया एलिमेंट इसमें डाला है, अखंड ऋषि। अखंड ऋषि वो है, वो कुदरत की हर चीज को जानता है, जिसे 64 आर्ट्स आते हैं, एक ही बात नहीं है। कृष्ण भगवान को भी 16 कला संपूर्ण कहा जाता है, और मैं कहता हूं कि 64 आर्ट्स हैं। जो 64 आर्ट में दिव्यांग को देख पाता है, अखंड को देख पाता है, वही अखंड ऋषि है, वही दुनिया का कल्याण कर सकता है। इस कंसेप्ट में मैंने यही कहा है कि जो रथ है, जिसके 5 हॉर्सेस हैं, 5 सेंसेस हैं, पंचभूतास हैं, पंच कोश हैं, सब चीज जो पंच हैं, उसमें संपूर्णता है, रथ में संपूर्णता है, तो जीवात्मा संपूर्ण हो जाएगी। और उसके अगर अंतरात्मा के साथ जीवात्मा है, वो अर्जुन की तरह होगी, वो कोई भी लक्ष्य पा सकती है। मगर अगर आपको कुदरत के बाहर की चीज को देखना है, तो आपको कृष्ण भगवान की तरह जानना चाहिए। वो 16 कमल संपूर्ण थे, तब की बात है। आज 64 कलर की बात है, तो हम वहां तक जाते हैं। अगर हम जीवात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा तीनों को जान लें, अपने आप में सारे एलिमेंट को जान ले, हीलियम 4 को जान ले, नियॉन को जान ले, आर्गन जो को जान ले, तो हम अखंड ऋषि बन जाएंगे। और अखंड विद्याश्रम की यही कोशिश है कि हर स्टूडेंट, हर विद्यार्थी, हर अध्यापक, हर रिसर्चर, ऋषि अखंडता के साथ जुड़ा रहे। ये चीज मुमकिन, इसके आधार पे ही हम नीट को ठीक कर सकते हैं, जेई को ठीक कर सकते हैं, ACFMG को ठीक सकते हैं, दुनिया की सारी परंपरा को ठीक सकते हैं। वो विचार दे लेकर ही मैं पिछले 60 साल से काम कर रहा हूँ। वही दिखाना चाहता हूँ कि वो कल मैं दिखाऊंगा कि मैंने कैसे उसे पाया है। मगर उसका एक उदाहरण आज दे रहा हूँ कि हमें हर सब्जेक्ट को एक ऐसे की तरह देखना चाहिए, एक शॉर्ट नोट हो 5 मिनट के, चाहे 10 सवाल हो, चाहे 20 हो, मैं गवर्नमेंट पे छोड़ देता हूँ, मगर सारे सवाल 5 मार्क के हों, और उसमें 50% बायोलॉजी हो, 25% फिजिक्स हो, 25 केमिस्ट्री हो। वो पहला अलग एग्जाम 3 घंटों के लिए हो, जिसमें हर स्टूडेंट अपने हाथ से वो 10-10 पॉइंट हर सवाल के लिख दे, और वही सब्जेक्ट हमें क्लास में पढ़ाना है, वही सब्जेक्ट एवेल्युएट करना है, वही काफ़ी है। ये यस और नो आंसर की कोई आवश्यकता नहीं रहनी चाहिए। ये चीज़ मैं मानने की तैयार हूँ, क्योंकि ये कंप्यूटर बेस्ड कर सकता है, मगर स्टूडेंट की क्षमता को जानने का, पहचानने का मौका नहीं है। तो MCQ को निकाल दीजिए, ऐसे पे डालिए और ज्ञान दीजिए। पहले किताबें लिखिए, नए तरीके से लिखिए। NCERT का काम होना चाहिए कि हम दुनिया को वो किताबें दें जिसमें कोई गलती नहीं है। जब मैं स्कूल में जाता हूँ तो सिर्फ कहता हूँ कि जो भी जवाब आप दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दूं, एक इंटरनेशनल ग्लोबल स्कूल जो IB को पढ़ाता है, उसके लिए मुझे बुलाया था, तो मैंने उनसे कहा था कि आप जो भी ज्ञान दे रहे हैं वो गलत है। तो उन्होंने कहा आप कैसे गलत कह सकते हैं कि हम ज्ञान गलत है। तो मैंने उनसे कहा था, मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाती हूँ तो मैं 2 ही सवाल पूछता हूँ। पहला सवाल ये है, एनाटॉमी जो है उसे समझते हैं। जो आर्टरी है और वेन, 2 चीजें हैं, इन दोनों का अंतर क्या है? तो उन्होंने जवाब दिया था, आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड और वेन्स कैरी डिओक्सीजन। मैं यही गलत है। पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन बिल्कुल ऑपोजिट हैं, वो भी गलत है। उसका मैंने यही कहा था, सिंपल जवाब यही है, आर्टरीज कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द पेरिफेरी और वेन्स कैरी फ्रॉम पेरिफेरी टू हार्ट, इज सिंपल आंसर। और मैंने दूसरा सवाल पूछा था कि सवाल ये है कि आप जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के फंक्शन क्या हैं? तो उन्होंने कहा जवाब, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। मैं यही भी गलत जवाब है। सिर्फ ऑक्सीजन को ऑब्जर्व किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा जाता है, बाकी गैसेस इसमें नहीं आती हैं। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस रॉन्ग, इट शुड बी अब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मगर मैं इस सब्जेक्ट को आगे ले जाऊंगा। ऑक्सीजन तो ठीक है, वो दिव्यांग के आधार पे है। अगर चेन्नई जैसे ईस्ट कोस्ट में है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट इज 160 और एल्यूअल लेवल पे 100 है, तो वही रेशियो है, वो ठीक है। मैं जहाँ तक कार्बन डाइऑक्साइड की बात है, तो इसमें ओनली 61.803% कार्बन डाइऑक्साइड निकाली जाती है, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम ही ऐसा है। बाकी की जरूरत है हम लोग बच्चों को वो ज्ञान दें जो उनको सोचने समझने की क्षमता रखता है। गोटे मारने की कोई जरूरत नहीं है। हमें वो टीचर देने हैं जो बच्चों को संपूर्णता समझाएं। और मैं समझता कि सोचने की क्षमता सब में है, क्योंकि ज्यादा जितने इंटेलिजेंट उनको ज्यादा समस्या है, क्योंकि
वो सोचते हैं, मगर कोई जवाब नहीं देता तो फिर हम उनको ड्रग्स में डाल देते हैं, उनके सत्यानाश कर देते हैं। इसी तरीके से हर सवाल के जो जवाब दिए जाते हैं वो गलत है। मैं इसमें वही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हम डीएनए की बात करते हैं, वो एक महान कला है, हमारे पूरे ऑब्जेक्ट को बताता है, जीन को बताता है। जब उसका आधार ही, स्ट्रक्चर ही गलत है, उसकी संपूर्णता नहीं है, हम सोच नहीं सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं, तो हम बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं? बच्चों को किस दिशा में दे रहे हैं? हम उनको गोटा मारने के लिए क्यों मोहताज कर रहे हैं? और वही कह रहे हैं कि पढ़ो लिखो, गोटा मारो और भूल जाओ। ये जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। जीवन में एक बार सीखो, जिंदगी भर के लिए सीखो। अनलर्निंग, रीलर्निंग इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। 100 दिमाग में 100 बिलियन सेल्स हैं और हर में 21 हैं। अगर हम सबका इस्तेमाल कर सकते हैं तो हम 100% पोटेंशियल कर सकते हैं। ज्यादातर लोग 1-2% का ही करते हैं। आइंस्टाइन ने 11 का कहा और मेरी कोशिश है कि मैं 100% करना है। यही कोशिश करते करते मैं दिव्यन तक पहुंच गया, अखंड तक पहुंच गया हूँ। अगर मेरी सोच ना होती कि मैं परफेक्ट हूँ, मुझे परफेक्शन देखनी है, हर चीज में तर्क वितर्क करके करना है, तो मैं इस लेवल तक नहीं पहुंचता। और पिछले 60 साल से यही कर रहा हूँ और आगे भी करूंगा। और जब तक ये संपूर्णता सारी दुनिया में एक ज्ञान मैं अपने तरीके से दुनिया को ना देख सकूं, मैं इसमें चलता ही रहूंगा। मैं आशा करता हूं कि एटलीस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एनसीईआरटी के माध्यम से हम अखंडता को लिखी हुई इस बार का जो नीट का क्राइसिस है वो अपने भी मान्य है, मगर इसमें सारे स्टूडेंट भी कंफ्यूज हैं, गवर्नमेंट भी कंफ्यूज है, सुप्रीम कोर्ट भी उससे भी गधी है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारा लॉ सिस्टम भी गलत है, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम भी गलत है, हमारे पढ़ाने लिखाने का तरीका भी सिस्टम गलत है। हम सिर्फ आधार बनाते हैं, कोई भी अखंडता देखने की कोशिश नहीं करता है। और मैं चाहता हूं कि सारे के सारे लोग ए टू लेकर जेड तक अपने आप में एक विश्वास लाएं कि हमें अखंडता लानी है। अगर हम अखंडता लाने की सोच करेंगे, उस तरफ जाएंगे, हम सब पहुंच जाएंगे। ये तू मैं लड़ाई झगड़े की कोई आवश्यकता नहीं है। कुदरत ने हमें परफेक्ट बनाया है। परफेक्ट सोचना हमारा काम है, सोचेंगे तो काम हो जाएगा। अब इसे मैं आगे ले जाता हूँ। और जैसे मैंने कहा कि ह्यूमन ब्रेन मोस्ट इवॉल्व है। जो आउटर 3 लेयर्स हमारी हैं, इसके बारे में कोई साइंस जानती भी नहीं है। और मैं पहली बार दिखा रहा हूँ, ये आउटर 3 लेयर्स हैं, वो हमें कुदरत के साथ जोड़ देती हैं। और जो ये कर पाएगा वो अखंड के साथ जुड़ जाएगा। ये मेरा पहला विचारधारा है। ये भी इतिहास में पहली बार किसी ने किया है। अब आकाश कोश वो है जो आयनोस्फीयर की लेयर है, जैसे आई क्लाउड में आयनोस फॉर्म में है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है। तो 8.73 हर्ट्ज की जो आइडियल सॉल्यूशन है, अगर हम उसे प्राप्त कर सकते हैं तो हम कुदरत के साथ जुड़ जाएंगे। ये जीवन का एक मेरा सब्जेक्ट है जो मैंने दिया है, जो मेरे पीएचडी के साथ जुड़ा हुआ है। और उसके आधार में मैंने यही दिखाया है कि मेरे पूरे दिमाग में 8 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आंखें खोल के पूरे दिमाग में कर सकता हूँ। ये इतिहास में आज तक किसी ने नहीं किया है। जो पहला आदमी है जिसने ये डिमॉन्स्ट्रेट किया, और यही कहा कि जो न्यूरो साइंस की विचारधारा है, जो ये कहती है कि आंखें बंद करके सोचेंगे नहीं तो आप अल्फा होगा, या अगर सोचेंगे तो बीटा आ जाएगी। मगर मैंने 8 हर्ट्ज आंखें खोल के पूरे दिमाग में दुनिया में पहली बार दिखाया है। उसका सिंबल मैंने नीचे दिया हुआ है। इसको ही मैं, मेरा पीएचडी का रिसर्च है, वो अपने आप में मशहूर है। अब आगे चलते हैं। अब मैंने ये भी बताया है कि हर सेल यूनिसेलुलर शुरू हुआ था, वो ओशन में शुरू हुआ था। और उसकी सारी जरूरतें ओशन पानी से आई थी। जो पानी है, आउटर स्पेस है, वो वाटर, सोडियम और क्लोराइड और इंग्रेडिएंट्स हैं, वो वहां से आते हैं। और सेल में अंदर आसानी से जा नहीं सकते हैं, इसलिए सोडियम पोटेशियम एटीपी पंप का इस्तेमाल करके इन चीज़ों को अंदर लिया जाता है। और अंदर में पोटेशियम ज़्यादा है, उसी में न्यूक्लियस है, उसी में डीएनए है जिसकी मैं बात करने वाला हूँ। वो डीएनए उसके आधार पे संपूर्ण प्रोटीन बना सकता है, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जो बनाने के बाद ही संपूर्ण सेल भी होगा। 100 ट्रिलियन सेल बराबर हो जाएंगे और हम अखंडता के साथ चल पाएंगे। हमें वो ज्ञान दुनिया को देना है। ये वो विषय है। और कुदरत ने सेल में जो बाइलेयर की जो लेयर बनाई, क्यों बनाई है, हमें बच्चों को वो सोचने समझने की जरूरत कर और वो समझाने की कोशिश करनी चाहिए। वही मैं इतने सालों से दुनिया को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ।
वही मैं नीट के बारे में कल दिखाऊंगा। अब मैंने यही कहा कि सोडियम और क्लोराइड जो बाहर का है वो सभी संपूर्ण होगा जब उनका बैलेंस बराबर हो जाता है। ये एटम क्या है, वो आयन कैसे बनता है, कैटियन क्या है, एनियन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म कैसे है, आयनिक फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉन का क्या रोल है, प्रोटॉन का क्या रोल है, न्यूट्रॉन का क्या रोल है। जब तक कि हम इन सब एटॉमिक पार्टिकल को समझने की कोशिश नहीं करेंगे, उनके व्यवहार को नहीं देखेंगे, समझेंगे नहीं, पहचानेंगे, तो हम केमिस्ट्री को समझ ही नहीं सकते हैं। और जो थर्मोकेमिस्ट्री जो नर्नेस्ट इक्वेशन में मैंने कहा था 61.8034 है, मगर वो मिली वोल्ट हैं या पानी है जिसका वर्णन भी किसी ने नहीं किया है। और मैं कह रहा हूं कि वो वाट पानी है, पानी का 61.803% होना जरूरी है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन की बात करें जिसमें पानी है, पानी के बिना कंसंट्रेशन नहीं होती है, चाहे वो आउटसाइड हो चाहे इनसाइड हो, चाहे वो पोटाशियम है या सोडियम है, जिसके आधार पर नर्नेस्ट इक्वेशन को दिया जाता है। वो भी देखने की जरूरत है, वो समझने की जरूरत है, वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आगे जाते हैं। ये सवाल मैं समझा चुका हूं कि जब तक कि हम एक विषय को लेते हैं उसके 10 के 10 पहलू नहीं देखेंगे, हम संपूर्ण नहीं हो जाएंगे। ये एक ऐसा स्टेट डायलॉग था जो एक क्लास में हुआ था। एक स्टूडेंट ने मुझे पूछा था कि जो मैच्योर रेड ब्लड सेल है वो लिविंग सेल है या नहीं है, और सारे स्टूडेंट ने कहा था कि वो लिविंग सेल है, और मैंने कहा था नहीं है, क्योंकि इसमें नया सेल बनाने की क्षमता नहीं है। तो स्टूडेंट ने कहा था क्या वो इसलिए क्योंकि उसमें न्यूक्लियस नहीं है। मैं नहीं, वो सवाल भी गलत है, क्योंकि न्यूक्लियस सिर्फ बनाने के लिए, उसमें डीएनए है, क्रोमोसोम्स हैं, वो प्रोटीन बनाते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, वो डिवीजन में काम करते नहीं है। ये भी सोच मैंने बताई थी कि यही जो किताबों में लिखी गई है वो गलत है। आपको अधूरा ज्ञान दिया गया है ताकि गोटा मारो। ये न्यूक्लियस उसमें हिस्सा नहीं लेता है, उसका जो रोल है सेकेंडरी है, प्राइमरी नहीं है। वो तो कह रहे हैं फिर प्राइमरी क्या है, मैं वो सेंट्रोसोम है जो न्यूक्लियस के साथ जुड़ा हुआ है, उसके अंदर दो सेंट्रियोल्स हैं, ये दो हैं वो डिवाइड होते हैं, जो सेल के 21 सेल को 22 सेल में बदल देते हैं। वही फर्स्ट स्टेज है। जिस चीज को आप आरबीसी प्रोडक्शन में आसानी से देख सकते हैं कि जो जर्म सेल है वो 21 माइक्रोन साइज का है, वो 22 माइक्रोन बनेगा, फिर 10 स्टेजेस से जाएगा, और अंत में उसका वॉल्यूम 1/10 कम हो जाएगा और साइज 1/3 हो जाएगा। यही वेद उपनिषद समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और वही मैंने सीखा है कि अगर हमें कुदरत को जानना है तो वेद उपनिषद की भाषा को हमें समझना पड़ेगा। वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके आधार पे वो विचारधारा मुझे स्टूडेंट में लानी है कि जो न्यूक्लियस है उसमें डीएनए है, वो ब्लूप्रिंट है, वही जीन है, वो हम कैसे काम करने वाले। और मैं ये भी कहता हूं हम डीएनए को परफेक्ट बना सकते हैं, अगर हम परफेक्ट जानते हैं तो हम परफेक्ट बन जाएंगे। अब आगे चलते हैं। अब बी डेविनिक्स, जेम्स वाटसन और फ्रैंकी क्रिक ने नोबेल प्राइज लिया था 1953 में, और उसका डिजाइनिंग मेरा क्रेडिट उसको दिया गया है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। जो भी है ये दुनिया का महान आविष्कार था, आज भी है, कल भी रहा है, हमें सोचने के लिए, काम करने के लिए आगे ले जा रहे हैं। और मैं मान्यता करता हूं कि उन्होंने हमारी सोच को बहुत बढ़िया बना दिया था। अब आगे चलते हैं। अब उन्होंने जो डी हेलिक्स में दिखाया था कि जो विड्थ है वो 20 एंगस्ट्रॉम है, जो हाइट है 34 है, 20 20 है, और जो हाइट है 34 है। ईच स्ट्रैंड 3.4 का है और 10 स्ट्रैंड्स हैं। जो माइनर ग्रुप है वो 12 एंगस्ट्रैम का है, जो मेजर ग्रुप है 22 एंगस्ट्रैम का है। जो टू एनक्लोजिंग चेन्स हैं, डीऑक्सी रिबोस शुगर है और फॉस्फोरिक एसिड है, वो 3 और 5 के बीच में है। और एडेनिन और थायमिन का एक ग्रुप है जो 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। ग्वानिन और साइटोसिन का दूसरा ग्रुप है जो 3 से जुड़ा हुआ है। ये ज्ञान उन्होंने दिया था जिसके आधार पर उन्हें नोबेल प्राइज मिले थे, दोनों को मिले थे। माननीय है, वो महर्षि हैं, उनका योगदान बहुत बढ़िया है। बिना किसी को जाने पहचाने उन्होंने वेस्ट में निकाल कर रिसर्च करके दुनिया को दिया है। माननीय है, इस पर कोई दो राय, मैं उनको महर्षि के योग्य मानता हूँ। तो मेरी जितनी भी वीडियोस हैं वो महर्षि योगियों के ही बारे में है।
अब आगे इस पिक्चर में, इसमें नहीं जाऊंगा, इसमें आगे पिक्चर में चले जाता हूँ, इसमें भी गो ज्ञान है, उसमें बात मैं नहीं करूंगा, मगर आगे लेके चलते हैं। मगर एक कंट्रोवर्सी बन गई थी कि ये जो है वॉटसन एंड क्रिक ने ही बनाया है, या रोजलिंड फ्रैंकलिन और मॉरिस विल्किन भी इसके साथ जुड़े थे, उनका भी योगदान था, सबने मिलकर किया था। ये पहला एक सवाल है। ये जॉइंट एक्सप्लोरेशन 4 लोगों की थी, और मैं जानता हूं कि ये 4 नहीं है, इनके साथ और भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसकी बनाई हुई चीजों के बारे में जिक्र किया है। दैट वे मैं आइजैक न्यूटन को ज्यादा क्रेडिट देता हूं। वो जी साहब कहते थे कि मैंने जो भी किया है, मैंने पूर्वजों को ध्यान में रखते हुए समझकर आगे बढ़ाने की कोशिश की है। और मैं हर टीचर को, रिसर्चर को भी यही कहना चाहता हूँ, आप ये मत भूलिए कि अगर ये दुनिया में ज्ञान ना होता तो आप आगे बढ़ते। हमारा योगदान पार्शल है, पार्शल ही क्रेडिट ले। अगर मैं भी दिव्यांग की बात करता हूँ, अगर आज के लेवल में इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि सारा ये काम हो चुका है। आप मुझे सिर्फ सोचना है, समझना है, जानना है, पहचानना है, और उसके आधार पर मैंने दुनिया की, इसलिए मैं अपने आप को आज भी एक स्टूडेंट ही समझता हूँ। मैंने कभी किसी रिवॉर्ड प्राइज के लिए नहीं, क्योंकि ये तो मेरी एक छोटी सी कंट्रीब्यूशन है, मगर सबसे बढ़िया जरूर है, बट बहुत मामूली है। एक स्टूडेंट की तरह हूँ, और स्टूडेंट की तरह ही रहना चाहता हूँ, और स्टूडेंट की तरह ही बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ। मुझे ना कोई अवार्ड चाहिए, ना कोई प्राइज चाहिए, ना कोई पैसा चाहिए, कुछ नहीं है। मैं तो सिर्फ यही है कि मैं खुद सीख रहा हूँ और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आगे चलते हैं। आप ऊपर के पिक्चर में देखें तो 3 पिक्चर्स हैं। तो सीक्रेट लाइफ, ये सवाल काफी उठा है, मगर इस पिक्चर में 3 है। चौथे मॉरिस विल्किन की शक्ल ही नहीं है। अब मुझे लगता है कि हम दुनिया कहीं के बायस हो चुके हैं। हम हर चीज का क्रेडिट लेना चाहते हैं, भूल जाते हैं कि हमारा योगदान एक छोटा तो तुच्छ कर्म है। इतनी बड़ी बात भी, मैं महर्षि हूं, मगर वो भी योगदान एक छोटा सा है। वो जब वो नहीं होता, जब तक कि वो काम नहीं होता है, वो सब तक को नहीं समझेंगे, सबको नहीं समझेंगे, तो आप आगे भी नहीं बढ़ सकते हैं। ये भी एक विचारधारा मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ। लेट अस नॉट टेक क्रेडिट फॉर एवरीथिंग। वी आर स्मॉल, we are adding even small thing. Let us be honest about it. यही जीवन का सत्य है। अब आगे चलते हैं। अब मैंने दिव्यांग को आधार करके बी डबल हेक्स का जो सिंबल बनाया है, वो ये सिंबल है। इसे आप ध्यान के साथ देखिए। इसमें वो संपूर्णता है जो वॉटसन एंड क्रिक में वो अखंडता नहीं है, मगर वो अपने आप में अपने समय के हिसाब से बढ़िया है। मगर समय के आधार से, दिव्यांग के आधार पे मैं इसे बना पाया हूँ, और मुझे सोचने के लिए, समझने के लिए, वो आगे ले जाने के लिए, वही मैं स्टूडेंट को दिखाना चाहता हूँ कि हर स्टूडेंट की दुनिया की सारी किताबों में शुरू से लेकर अंत तक हम कैसे पहुंचे हैं, वही चाहता हूँ। आज मेरी भी रिसर्च स्कॉलर से पब्लिकेशन पे यही है, वो कहते हैं कि आप रेफरेंस दीजिए। मैं जो नई चीज जो कभी नहीं हुई, उसका रेफरेंस आप कहाँ से लाएंगे? इसका मतलब कि ओरिजिनल चीज आप कर ही नहीं सकते हैं, और मेरा जो काम है वो सबने माना है, उसके विचारधारा में किसी में नहीं है, मगर दुनिया में अजूबा हो रहा है ना, वो जानने की कोशिश कीजिए। और दूसरी तरफ मैं ये भी कहता हूँ, अगर आपका आधार, रेफरेंस, अगर सबसे पुरानी किताब से है, वेद से है, उपनिषद से है, और उसके बाद हम कहाँ तक पहुंचे हैं, अगर हम पूरी पिक्चर को नहीं देखेंगे, पूरी किताब को नहीं देखेंगे, हम समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि जहां तक पहुंचने के लिए भी हमारे ऋषियों, महर्षियों, ब्रह्म ऋषियों, अखंड ऋषियों ने जो योगदान दिया है, मैं उनमें सारे स्टूडेंट की बात कर, रिसर्च दुनिया की बात करता हूँ, सिर्फ भारत के ब्राह्मणों की नहीं है। वहां भारत के ब्राह्मण संतुष्ट थे, उन्होंने, उनका योगदान बहुत बढ़िया है। तो मैं हर लेखक को, हर रिसर्चर को ब्राह्मण ही कहता हूँ, यही जीवन का सत्य है। अब इस पिक्चर को मैं आगे गौर के साथ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि नीट स्टूडेंट हो, या जेई स्टूडेंट हो, ईसीएफएमसी हो, जितने भी कम्युनिकेशन है, उनको इस किस्म का ज्ञान हमें देना है। हमें किताबें दोबारा लिखनी है, जो अखंड विद्यार्थियों के माध्यम से मैं लिख रहा हूँ। मैं दुनिया को यही देखता, सब लोग मुझसे कहते हैं तुम्हारा ज्ञान बहुत ऊंचा है, हम समझ नहीं सकते। और मैं उनसे यही कहता हूँ, मैं नीचे लाने वाले में से नहीं है, मैं सबका लेवल उस लेवल तक ले जाना चाहता हूँ। मुझे खिचड़ी नहीं चाहिए, मुझे अमृत चाहिए, और मैं अमृत ही दूंगा, उसके अलावा कुछ नहीं है। चाहे आपको समझ आए ना आए, आज आए, कल आए, परसों आए, कभी भी आए, मगर मुझे पता है कि अगली जनरेशन जो नई आएगी,
जिनको हमने गलत नहीं पढ़ाया है, जो वो शुरू में पढ़ना शुरू कर देंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार से, कंप्यूटर के आधार से, तो वो दिव्यों को समझ पाएंगे, वो अखंड को समझ पाएंगे, वो नई किताबें लिखेंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है एक दिन शिवभूषण शर्मा अगर कंप्यूटर गूगल में डालेंगे या किसी भी मीडिया में डालें, एस में ही ये नाम पूरी दुनिया में आना चाहिए। एक दिन आएगा, वो तब आएगा जब नेक्स्ट जनरेशन अखंडता को देखना शुरू करेगी, सोचने की कोशिश करेगी। यही संपूर्ण ज्ञान है जिसकी शुरुआत शिवभूषण शर्मा ने की थी, और दिव्यांग का आधार 2015 में है, अखंड का आधार उससे पहले है। उनकी 60 साल की तपस्या का फलादाश दिव्यांग और अखंडता है। यही चीज मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और चाहता हूँ कि एक दिन सारी दुनिया इसी को माने और बाकी सारी चीजों को भूल जाए। इसके आधार पे किसी किस्म की कोई कमी नहीं रहेगी। मैं यही इसलिए सारे नोबेल लॉरेट की बात कर रहा हूँ, उनके काम की उजागर कर रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ कि ये काम और भी बेटर हो सकता है। यही मैं आइजैक न्यूटन की बात कर रहा हूँ, कोपरनिकस की बात कर रहा हूँ, गैलीलियो की बात कर रहा हूँ, आइंस्टाइन की बात कर रहा हूँ, आर नर्सन की बात कर रहा हूँ, वाटसन क्रिक की बात कर रहा हूँ, और दूसरे नोबेल लॉरेट की भी यही बात करूंगा। उनका योगदान बहुत है, मगर अखंड तक जाने के लिए हमें दिव्यांग को लेना पड़ेगा। ये जीवन का एक सत्य है। अब इस पिक्चर को मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ, उनकी और मेरे के बीच में कितना अंतर है। अगर आप देख लीजिए, वो कहते हैं कि विथ 20 एंगस्ट्रॉम की, और मैं कहता हूँ ये 21 एंगस्ट्रॉम है, और ई स्ट्रैंड 22 एंगस्ट्रॉम है। ये दो चीजें माननीय हैं। और जब वो 10 स्ट्रैंड की बात करते हैं तो मैं कहता हूं कि 10.34419 है, ये 10 नहीं है। और हम आज स्ट्रिंग थ्योरी की बात करते हैं तो उसमें 11 डायमेंशन की बात करते हैं, और मैं कहता हूं अखंड भारत में 10 अवतार 10 स्टेजेस की बात करते हैं, और मैं 10.34 की बात कर रहा हूं। जो आइंस्टाइन 11 कहते हैं वो 11 है, मगर जो सत्य है यही है। और जिस 10.34 को आप अगर 10.34 से मल्टीप्लाई करें तो आप 108 पे आते हैं। वो भी जीवन का एक सत्य है। और जिसकी हाइट है वो 34 नहीं है, उससे थोड़ी सी कम है, 33.9854 एंगस्ट्रॉम है, अगर वो परफेक्ट डबल हेलिक्स दिव्यांग है तो। जो माइनर ग्रुप है वो 12 ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेजर ग्रुप 22 है, इसमें भी कोई दो राय, क्योंकि 22 भी दिव्यांग के साथ ही जुड़ा है। और 12 भी एक हमारे वेद उपनिषद के साथ जुड़ा है, क्योंकि दिन के 12 घंटे होते हैं, रात के 12 घंटे होते हैं, और 12 राशियां हैं। ये भी ज्ञान वेद और उपनिषद का जहाँ पे नजर आता है। जहाँ अपोजिंग 3 और 5 कार्बन जो सेंट्रल देखते हैं वो सत्य है, उसमें कोई फर्क नहीं है। वो मैं वही मानता हूँ, डीऑक्सी रिबोस और फास्फोरस जो है वो परफेक्ट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाइंडिंग बिल्कुल ठीक है। मगर जो सेंट्रल नाइट्रोजन चेन है, जो एडेनिन और थाइमिन एक ग्रुप है, वो भी वही कहते हैं, मैं भी वही कहता हूँ। गुआनिन और साइटोसिन अनदर ग्रुप है, वो भी वही कहते हैं, मैं कहता हूँ। जो बाइंडिंग चेन पहले के बीच में 2 हाइड्रोजन है और दूसरे के बीच में 3 हाइड्रोजन, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो चीज जो इसमें उभर आती है कि 20 के बदले 21 है, और स्ट्रैंड 10.34 है, और जो स्ट्रैंड की वो 20 है उसमें एक संपूर्णता है। ये संपूर्णता इसको आगे ले जाती है। मगर आगे एक मैं ऐसे विषय की बात करना चाहता हूं कि मैं चाहता हूं कि हमारे स्टूडेंट में वो सोचने की क्षमता होनी चाहिए। अगर मैं कहता हूं कि इलेक्ट्रॉन अपने आप में शक्ति है, वो एटम को आयन में बदलने में काम करते हैं, उसकी मीटिंग शक्ति को बढ़ाने की कोशिश, जो मैं सोडियम और क्लोराइड में आपको बताया है, वो हर चीज में है। इसलिए मैं नियोन 21 अंतरात्मा की बात करता हूँ, जैसे अदिति कहता हूँ, या गायत्री है, या हीलियम 4 है तो वो अदिति है। जो आर्गन है, चाहे 36 है या 40 है, वो आदि पराशक्ति है, वो एक संतुलन है। हर चीज में वो संतुलन आना चाहिए, हमें खंडता चाहिए। वही सोडियम और क्लोराइड में दिखाई है, वही चीज में HOH में है जो एसिड बेस बैलेंस में है, वही कार्बन डाइऑक्साइड में है, वही मीथेन में है, वही चीजें मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो 10 और 22 के बीच में ही चलती हैं, ये भी मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर उस तरीके से देखे जाए तो हम अगली सोच के लिए अब तैयार है कि ये बी डबल हेलिक्स
के आधार पे हम नीट के लिए दुनिया को वो ज्ञान दें जो संपूर्ण है, अखंड है। ये विचारधारा भी नीट को ध्यान में रखते ही है। इसके लिए मैं कल बात नहीं करूंगा, मैं दूसरे विषय अपने जीवन के बात में कि मैं कैसे पहुंचाऊं। अब आगे चलते हैं। अब जब ए अनएक्सप्लोर्ड एस्पेक्ट ऑफ दिव्यांग का जो है वो दिखाना चाहता हूं। अगर आप एडेनिन और थायमिन जो कॉम्बिनेशन है, नाइट्रोजन बेस है, सेंटर का है। अब मैं इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करूंगा, यहाँ शक्ति की बात आती है। अगर शक्ति की बात आती है तो मैं न्यूट्रॉन की बात नहीं करूंगा, सिर्फ प्रोटॉन की बात करूंगा। अगर शक्ति जो है वो प्रोटॉन्स है, शक्ति इलेक्ट्रॉन है, और न्यूट्रॉन इसको एक थर्ड डायमेंशन देता है। ये जीवन का सत्य है। अब जब हम प्रोटॉन की बात करते हैं, उसमें एडेनिन और थायमिन जो कॉम्बिनेशन है, उसमें 70 + 66 136 बन जाता है। उसके प्रोटॉन की मैंने बात की है, नीचे दिखाया हुआ है। मैं लोगों को चाहूँ कि इसको समझिए, जानिए, पहचानिए। 136 हैं, 135 नहीं है, 137 नहीं है, 136 ही है। और जब नीचे की बात करता हूँ ग्वानिन और साइटोसिन की, और दोनों में 78 + 58 भी 136 ही हैं। क्योंकि दोनों 136 हैं, इसलिए उनमें संतुलन है, उनमें बैलेंस है। और ऊपर वाले में 2 हाइड्रोजन में कनेक्ट हो सकता है, तीसरे में 3 में होता है। ये भी जीवन का सत्य है। जिसने इसको समझ लिया वो कुदरत को समझ लेगा। वो यही चीज इम्पेकेबल विजडम है। मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि हमारी सोच इतनी दूर तक जाए कि हम स्थिर सूर्य को सूक्ष्म के, वही चीज आप वेद में पाते हैं, वही चीज उपनिषद में पाते हैं। सबसे बड़ी चीज को भी देखा है, सबसे छोटी को भी देखा है, उनके बीच में। अब जो दुनिया हिंदुओं के देवी देवताओं को गलत समझता है, मैं जानता हूं कि मैंने इस चीज तक पहुंचा हूं तो उसका आधार वही सिंबल है जिसमें अदिति है, गायत्री है, या आदि पराशक्ति है, या लॉर्ड ब्रह्मा है, जिसे मैं 22/7 पाई में भी देख सकता हूँ। दशावतार की 10 स्टेजेस हैं, या शिव जी के पंचभूतास हैं, या सरस्वती है, या महालक्ष्मी है, महाकाली है। जितनी भी पिक्चरें हैं, फुल ऑफ इम्पेकेबल विजडम ही है, दूसरा कुछ नहीं है। जब तक कि आप उसे नहीं समझ पाएंगे, निरंकार निर्गुण ब्राह्मण को नहीं समझ पाएंगे, साकार सद्गुण ब्राह्मण को नहीं समझ सकते हैं, कुदरत को नहीं समझ सकते हैं, उसकी खूबियों को नहीं समझ सकते हैं। वही ब्राह्मणों का काम था। उन्होंने मैथमेटिक्स भी दिया था, जिसमें आज तक दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकती है, मगर उन्होंने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी दुनिया को दी थी, जिससे दुनिया की कोई ताकत नहीं है। हमने धर्म के नाम पे उनको बदनाम करने की कोशिश करती कि हमें एक्सेप्ट करना है कि इसी से मैंने सीखा है, वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए मैं हर चीज को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में बदल रहा हूँ। शायद हमारे ब्राह्मणों ने पहले मनुष्य के फॉर्म में देखा था, प्लांट फॉर्म में देखा। अब मैं वही चीज सिर्फ ज्योमेट्री और मैथमेटिक्स के आधार पर बनाकर दुनिया को दे रहा हूँ। यही मेरा आधार है। इसी किस्म का नॉलेज हमें हर स्टूडेंट को पूरी दुनिया में देना है। एनसीईआरटी का सबसे पहला मतलब यही होना चाहिए, हम दिव्यांग को आधार करके सारी किताबों को परफेक्ट लिखें, किसी किस्म की कोई भी गलती ना हो। जो सवाल, एक सवाल था जिसका 2 जवाब लिखा गया था, मगर असली जवाब 4 है। अब पूरा परिवर्तन हो रहा है। हमें वही पढ़ाना है जो हर तरीके से मुकम्मल हो, कंप्लीट हो, अखंड हो, किसी किस्म की कोई कमी ना हो। मुझे सबसे पहले हर कंप्यूटर के लिए पहले किताबें दोबारा लिखनी पड़ेगी, जो गलत हैं, गलत हैं, गलत हैं। हमें पहले गवर्नमेंट को यही सोचना चाहिए कि वो ठीक है, और मैं जानता हूँ जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसकी नीयत अच्छी है, वो कर पाएंगे। वही करने के लिए मैं भी उनको सहायता देने के लिए तैयार हूँ। जो मैं काम वही कर रहा हूँ जो उनको करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया, इसलिए मैं कर रहा हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसी चीज को कैसे ग्राफिकली दिखाया गया है। ऊपर के 2 पिक्चर दूसरों ने बनाए हैं, जो नीचे की पिक्चर को मैंने बनाया है। ये भी दिव्यांग है, डबल हेलिक्स है, 2 ही स्ट्रक्चर हर तरीके से है। और इसी चीज को मैंने इसमें भी पेश किया है। मुझे लगता है कि आज के लिए इतना ही काफी है। अगर लोग इसे समझ जाएं, मैं समझता हूँ कि मेरा कल्याण हो गया। हम आगे के लिए तब दुनिया को नीट के लिए क्या करना है वो दिखाने की कोशिश करूंगा।